ओरिएंटेशन का जो फर्स्ट क्लास थी वो आपके बीएड 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक जो पहलू है उससे आप परिचित हुए। अब जो आप परिचित होंगे वो होंगे प्रैक्टिकम, यानी जो कार्य आधारित क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उससे होंगे। यानी इसे जिसे हम कह सकते हैं व्यवहारिक कार्य, है ना, कि आप क्लासरूम सिचुएशन को आप रियल सिचुएशन से आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ सिद्धांतिक आधारों से परिचित होते हैं, उसके बाद हम उन सिद्धांतों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं बताओ, कहाँ करते हैं? रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। नॉलेज जानेंगे कि इंटर्नशिप है क्या। ठीक है, देखिए इंटर्नशिप है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी जो थ्योरी है वो आपका CC 1 2 3 4 5 6 और PC 7A फर्स्ट ईयर का, और APC 1 2 3 कितने हो गए 10। इसके अंदर जितने भी शब्द कंटेंट दिए गए हैं यूनिट वाइज, वो सब आपको पढ़ना समझना है क्लासरूम में। और इंटर्नशिप जब आपको 1 महीने के लिए भेजा जाएगा विद्यालय यानी लैब स्कूल भेजा जाएगा, तब आप क्या करेंगे, उसी चीज़ को जो आपने अपने क्लासरूम में पढ़ा है, समझा है, उसको वहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है आपका इंटर्नशिप, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्यों है? जॉब के लिए। ये कितने समय के लिए होते हैं? मिनिमम 4 सप्ताह आप ले लो, 4 सप्ताह से लेके 1 साल। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न कोर्स के लिए इंटर्नशिप होता है, जिसके अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होते हैं। किसी क्या गेन करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इंटर्नशिप में क्या करते हैं आप, वर्क एक्सपीरियंस, जो कार्य का अनुभव आप प्राप्त करते हैं। और ये क्या करता है, आपको एक अच्छी खासी नौकरी, जिसके लिए आप इंटर्नशिप, जिसके लिए आपने कोर्स किया है, उसे आप अचीव कर सकें। ठीक है, किसके लिए है? ये स्कूल के लर्नर के लिए भी है, ये इंटरमीडिएट के लर्नर के लिए भी है, ये UG के लर्नर के लिए भी है, PG के लर्नर के लिए भी है। देखिए ग्रेजुएट जो सभी लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हैं। आप में से कुछ PG भी हो सकते हैं जिसके बाद आपने अप्लाई किया, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन है। तो जिसमें एक बीएड एग्जाम्पल है। PG क्या है, अभी हमारे कैंपस में मैनेजमेंट कॉलेज चलते हैं, वो एक PG लेवल का है जहाँ MBA है, तो वहाँ भी इंटर्नशिप होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं, मेडिकल में होते हैं, लॉ में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं, है ना, जो कार्य आधारित जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी ट्रेनिंग है, वहाँ भी इंटर्नशिप होते हैं। इंटर्नशिप ऐसे भी होते हैं जो किसी कोर्स से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन आप इंटर्नशिप करके कोई ना कोई रोजगार प्राप्त करने की और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह है कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे फुल टाइम भी होते हैं, यानी पूरा अगर 1 साल का है तो पूरा 1 साल आपको वहाँ रह के इंटर्नशिप करना है। पार्ट टाइम होते हैं। कुछ इंटर्नशिप ऐसे भी होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ इंटर्नशिप ऐसे भी होते हैं जो अनपेड होते हैं, कुछ ऐसे भी इंटर्नशिप होते हैं जो पार्शियली पेड होते हैं, जैसे जिसमें आपको एक निश्चित अमाउंट पे किया जाता है कहीं पे। कुछ ऐसे भी इंटर्नशिप होते हैं जो कोऑपरेटिव इंटर्नशिप होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिसर्च इंटर्नशिप होते हैं, ऐसे होते हैं जो किसी कोर्स के लास्ट में होते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप रिसर्च करके आइए और यहाँ पे उसे डिजर्टेशन के रूप में आप सबमिट कीजिए, तब आपका कोर्स कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे भी कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ छुट्टी के दिनों में इंटर्नशिप किए जाते हैं। अभी बहुत सारे भारत सरकार जो है वो कार्यक्रम चलाती है, जो समर कैंप के रूप में या कार्यक्रम के रूप में, जहाँ नाम भी सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। तो वो भी एक प्रकार का इंटर्नशिप का ही रूप है, जिसमें आप अपने कंसर्न चीज़ों को आप ऑप्ट करके आप कर सकते हैं, आपका उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होता है। तो जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना, तो वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेंगे, लाइए दिखाइए। तो बीएड में शायद अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई है, तो हो सकता है कि ये भी हो जाए कि जब आप इंटर्नशिप का भी रिपोर्ट दें या सर्टिफिकेट दें कि सही में आपने इंटर्नशिप किया है, या घर बैठकर आप डिग्री ले लिया है आपने, या फिर किसी और रास्ते से माध्यम से आपने वह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जहाँ पर अलग से एक डिग्री के साथ साथ अलग से आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ता है। तो इंटर्नशिप ये जरूरी नहीं है कि आपको जॉब दे, लेकिन वो हेल्प करता है आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। साथ साथ यह एक मार्ग भी दिखाता है कि जब आप इंटर्नशिप किए
तो आपको ये बता दिया कि आप इस रास्ते से आप जॉब अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी कार्य की क्षमता जो उसके ट्रेनिंग पर निर्भर करती है वो आपको प्रदान करती है कि ये काम मुझे करना आता है। अगर आप बीएड में आए हैं तो आपको टीचिंग करना आता है, यानी ट्रेनिंग है आपके पास। और ट्रेनिंग तभी है जब आप लैब स्कूल गए हैं, वहाँ पे आपने पढ़ाया है, वहाँ पे चैलेंज को आप फेस किया है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए नए नए मेथड से आप बच्चों में इंटरेस्टिंग मोड में जॉयफुल लर्निंग आपने किया। अगर नहीं किया है, घर पे रहे हैं, नहीं किए हैं, यानी आपने ट्रेनिंग नहीं किया है, घर बैठकर आपने सिर्फ डिग्री प्राप्त की है। तो कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि इंटर्नशिप जो है वो आपके ट्रेनिंग को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ आपका जो सीवी होता है, करिकुलम विटे जो होता है, जो आपके जॉब को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। आप दिखा सकते हैं कि हाँ, हमने 3-4 ट्रेनिंग लिया है इंटर्नशिप के रूप में, जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद करता है। यानी कहीं भी आप सबसे पहले आपको नहीं देखता, आपके सीवी को देखता है, बाद में आपको बुलाता है, सीवी देख के ही आपको बुलाता है। तो जब तक वो सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपको वो कॉल नहीं करेगा, बुलाएगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इतनी बातें पहले हुई है ना, अब वहाँ से उन बेनिफिट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे जितनी बातें अभी तक हमने की थी, है ना। क्या पहला है वर्क एक्सपीरियंस, है ना। क्या करते हैं आप इसमें? कार्य का अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं? रियल डोमेन में आपने आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस हो रहा है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है? जिस कार्य के लिए आप गए थे, अब टीचिंग के लिए गए थे स्कूल, तो टीचिंग स्किल आया, है ना। तो वो काम आपने सीखा कि कैसे पढ़ाया जाता है ना। आपने मेथड को जाना, स्किल को जाना, आपने टेक्निक्स को जाना, आप मैक्सिम्स को जाना, पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं होती है वो जाना, बच्चे कैसे होते हैं वो जाने, कितने शरारती होते हैं वो जाने, कितने नहीं पढ़ते, नॉन अटेंडिंग होते, कितने अटेंडिंग होते हैं, है ना। कोई पीछे बैक बेंचर होते हैं, आप वो जाना। अपने दिनों को आपने याद किया, है ना, कि जब आप स्टूडेंट थे, जब स्कूल में आप पढ़ रहे होते थे, सामने टीचर पढ़ा रहा होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं। आज के बच्चे उससे मेरे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी क्लास के अंदर होते हैं, है ना। तो कितना सारा खुलता है। ये क्या होता है? इससे वर्क एक्सपीरियंस, है ना। इन सब चीज़ों से क्या हुआ? वर्क एक्सपीरियंस आता है। इसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, यानी जिस काम के लिए आप गए लैब स्कूल, वो क्या हुआ? इंटर्नशिप के दौरान उसका आपका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। चीज़ें कब कैसे की जाती है ना। इसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्क तैयार होता है। मान लो आप यहीं पे रहे, आपने इंटर्नशिप नहीं किया, आप यहीं पे रहे, या फिर आप नॉन एटिंग रहे, घर पे रहे आप, तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बनेगा ही नहीं। यानी आप किसी से मिले नहीं, किसी से रियल जो वर्क कर रहे हैं, रियल सिचुएशन में वहाँ के टीचर, उससे आप मिले ही नहीं, तो उनसे नहीं, उनका एक्सपीरियंस आपने नहीं जाना, स्कूल का एनवायरनमेंट आपने नहीं जाना, जो एक्सपर्ट थे उस एरिया के उनसे आप मिले ही नहीं, तो आप जाने ही नहीं आपने। या फिर उस प्रोफेशन में कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से आप बहुत जल्दी आप और ज़्यादा स्किल्ड हो जाए, या फिर आप जॉब को बहुत जल्दी अचीव कर पाए, प्राप्त करें, आप उसे मिले ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं। तो सीटेट पास करने के लिए सीटेट पास करने वाले व्यक्ति से मिलना पड़ेगा ना, बीपीएससी पास करने वाले बीपीएससी पास करने वाले से मिलना पड़ेगा ना आपको। तो ये आप टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग जो करने वाले व्यक्ति हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा ना। तो यही है आपका प्रोफेशनल नेटवर्क, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? इंटर्नशिप के माध्यम से, ठीक है। अब जब रियल में आप जाते हैं तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा ये काम मैं कर पाऊंगा। अगर आप सिर्फ यहीं पे बैठे रहें कॉलेज में, है ना, और बाकी सारी गतिविधियां आप करते रहें, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे आप किसी क्लास में बच्चों के सामने उपस्थित होंगे, 40, 50, 100, गवर्नमेंट स्कूल में तो 100 बच्चे होते हैं, 90 बच्चे आपको देख रहे हैं। 90 × 2 कितने हो गए? 180 आइज आपको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, मतलब आँख खोल कर करना ऐसा। आप अगर आपके हाथ पाँव, पहली बार अगर क्लास के अंदर जाएंगे आपके हाथ पाँव सब फूलने लगेंगे, है ना। अगर वो सब अटेंडिंग मोड में आपको देख रहे हैं तो सोचिए आपकी हालत कैसी हो जाएगी। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लाने का काम क्या करता है? इंटर्नशिप करता है। इसीलिए इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, है तो उसे हम करेंगे, है ना। इसके बाद कैरियर पाथ, किस किस एरिया में टीचिंग है, नवोदय विद्यालय में टीचिंग है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
सेंट्रल स्कूल में जॉब है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीबीएसई स्कूल में अगर हमें जाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, ये जो जितने टीचिंग का जॉब का जो पाथ है वो एक्सप्लोर होता है ना। मान लीजिए आप 2 साल तक आप पढ़ते रहें, बीएड कर लिया आपने और 2 साल आप सीटेट की तैयारी करें, अगर आप जॉब एक्सप्लोर आपके पास हो जाता है तो आप पढ़े, घर में भी पढ़े, साथ में अपने आसपास के किसी स्कूल में जाके, ये कब करेंगे, जब आप इंटर्नशिप करेंगे, जब आप प्रोफेशनल नेटवर्क तैयार होगा, एक्सपर्ट्स मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ यहाँ से ऐसे जॉब मिलता है। वरना आपको 2 साल तो समझने ही में लग जाएगा, अरे हाथ से निकल गया, फिर आप अफसोस करेंगे यार पहले अगर इंटर्नशिप किए रहते तो हमें ये पता चलता, अच्छा ऐसे जॉब मिलता है। जब इंटर्नशिप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वहीं के स्कूल हो सकता है आपके परफॉर्मेंस को देखकर अपने यहाँ रख ले आपको, है ना। जैसे हमारा गंगा ग्लोबल स्कूल है, जब आप वहाँ करने जाते हैं आपको देखते हैं, देखने के बाद जब आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको रख लेते हैं, आपको बुला लेंगे, क्योंकि आपके काम को उन्होंने देखा है, समझा है, आपके एफिशिएंसी से वो परिचित हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे जितने भी आपके बेगूसराय में स्कूल्स हैं जहाँ यहाँ कॉलेज के बच्चे जाते हैं, वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आपको देखेंगे वो स्कूल, आपका वहाँ स्कूल का मैनेजमेंट आपको देखेगा, फिर वो आप कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स वहाँ पे होते हैं, इनकम बढ़ते हैं, यानी आपकी निर्भरता घर पर कम हो जाती है और आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाते हैं, है ना। तो हमने इंटर्नशिप को समझा, जितनी भी बातें अभी तक हुई थी, इंटर्नशिप क्या है, किसके लिए है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज है, बेनिफिट्स क्या क्या है, वो हमने जाना है। कि एक जो इंटर्नशिप शब्द है उसको समझने का प्रयास किया साधारण रूप से। अब आप समझते हैं कि हमारे बीएड के कोर्स में पहले साल में इंटर्नशिप के अंदर आपको क्या क्या करना है। तो 6 की पॉइंट्स हैं। स्कूल डायरी, आप में से मुझे लगता है कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, हाथ खड़े कीजिए। बाकी लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। तो जो लोग हाथ खड़े किए हैं उनको पता है स्कूल डायरी। स्कूल डायरी में स्कूल डायरी का जो उस स्कूल का डिटेल होता है वो रहता है ना। स्कूल में जो स्कूल का गान होगा या फिर जो भी उन्होंने बनाया होगा विद्यालय गान, स्कूल सॉन्ग होंगे, फिर कुछ प्रे होंगे, है ना, उसमें आपने देखा होगा। फिर उस विद्यालय का जो इंट्रोडक्शन होगा, उसकी स्थापना वो होगा। फिर प्रिंसिपल का कोई मैसेज होगा, है ना, टीचर्स का मैसेज होगा, आपने ये देखा होगा, है ना। उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो उसमें लिखे रहेंगे। ये शुरू के पन्ने का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इन सब के बाद में प्रत्येक दिन जैसे डायरी होती है ना, तो उसमें डायरी आपका लिखा रहेगा कि तिथि है, डेट है, दिन है, वो सब आपका लिखा होगा। वो बच्चे उस दिन पार्टिकुलर दिन में क्या करते हैं, उसको जो कार्य दिया जाता है अगले दिन के लिए वो उसमें नोट कर लेते हैं कि अगले दिन ये कार्य करना है। वो ऐसे करके भरते हैं। उसमें नीचे, उस पेज के नीचे में पेरेंट्स का सिग्नेचर और टीचर का सिग्नेचर, जो क्लास टीचर होते हैं वो होते हैं। ये ओवरऑल ऐसा ही होता है इसका फॉर्मेट, है ना। आप लोगों ने कुछ और देखा है, यही देखा है, यही देखा है। हाँ आपको वो मोटिवेशन भी होता है इसमें। तो ये क्या है, एक तरह से देखें तो स्कूल डायरी का मतलब एक बच्चा विद्यालय में क्या कर रहा है। डायरी एक ऐसा माध्यम है जिससे उसके कार्यों का परिचय प्राप्त होता है सीधा। उस डायरी से ये भी पता चलता है कि पेरेंट्स कितना अवेयर हैं। अगर वो रोज़ रोज़ सिग्नेचर कर रहे हैं, यानी पेरेंट्स बच्चों की गतिविधियों पे को अवलोकन कर रहे हैं। नहीं, अगर ज़्यादा रेड पेन अगर क्लास टीचर या टीचर उस पर चला, इसका मतलब है कि बच्चा ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है, या फिर हो सकता है पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। और डायरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि कहीं ना कहीं वर्तनी सुधारने में, व्याकरण, ग्रामर, ग्रामेटिकल जो एरर होते हैं उसको सुधारने में भी काम करता है, हैंडराइटिंग सुधारने का भी काम करता है। ये ऐसे पक्ष हैं जो एक तरह से देखें तो हिडन करिकुलम में आते हैं कि ये चीज़ भी डायरी के माध्यम से सुधरता है, क्योंकि डायरी रिफ्लेक्शन करता है कि डायरी को पेरेंट भी देखते हैं और टीचर भी देखते हैं, स्कूल भी देख रहा होता है। तो धीरे धीरे कर बच्चे भी अवेयर होते हैं कि नहीं, मुझे डायरी को ना बहुत सुंदर से उसको लिखना है। तो हैंडराइटिंग क्या है, इम्प्रूवमेंट होता है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि वहाँ का जो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इसका हेडिंग है स्कूल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, यानी ऑब्जर्व करना, पढ़ाना नहीं है, बल्कि वहाँ जाना है, वहाँ के जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है कि वो टीचर वहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं, मेथड जानना है, तरीका जानना
है ना, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं वो तरीका जानना है, वो मेथड जानना है, वो मैक्सिम्स जानना है, वो टेक्निक्स जानना है। किसके अंदर जानना है? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के, क्लासरूम के अंदर टीचर को पढ़ाते हुए देखना। ये है एक फॉर्मेट मिलता है जिसको वहाँ पे वो चाहें तो उसे रेटिंग भी कर सकते हैं। स्कूल ऑब्जर्वेशन पूरे विद्यालय परिसर में जो कुछ भी है, यानी ऑफिस, क्लासरूम, खेल का मैदान, किचन, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, स्टॉक रूम, लाइब्रेरी एटसेट्रा, जितना कुछ भी है उस सब को अवलोकन करना, सबको जानना, सबको समझना, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है, कैसे उसको रखा जाता है, उन सबको जानना समझना इस स्कूल ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत है। इसके बाद है टीचर स्टूडेंट डायलॉग, यानी ये इस मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप स्टूडेंट का टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको उस विद्यालय में देखना पड़ेगा कि वहाँ के टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ गया, बच्चे टीचर के पास गए प्रॉब्लम लेकर, तो टीचर ने कैसे उसको डील किया, वो आपको देखना है, वो आपको समझना है। बातचीत क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको अपने डायरी में नोट करना है। वो डायरी कौन सा होगा अभी हम बताएंगे लास्ट में कि कहाँ उसको नोट करना है, लेकिन वो सब क्या है कि आपको नोट कर, देखना खाली नहीं है, उसको नोट भी करना है। इसके बाद केस स्टडी, क्योंकि आप पूरे 4 सप्ताह के लिए विद्यालय जाएंगे, तो 4 सप्ताह में आप एक किसी हर दिन आप बच्चे को टीचर से बात करते देखेंगे। आप भी हो सकता है किसी न किसी बच्चे से बात करेंगे। अगर बच्चा आपके पास आए या आपको लगे कि इनसे बात करना चाहिए इस बच्चे से, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, आपको लगे कि हाँ ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी है इस अमुक बच्चे से, XYZ कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर आपको उस ऐसे बच्चे का चयन करना है जो सामान्य से अलग हो, भिन्न हो। केस का जो वर्बल मीनिंग है, केस का मतलब है सामान्य से भिन्न। क्या होता है, बोलो? सामान्य से भिन्न, है ना। अब देखिए, तो मैं इधर सामने आ जाता हूँ। देखिए, सामान्य से भिन्न क्या होगा बताओ? सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य कहते हैं जिसे एक सिंपल व्यक्ति ना दैनिक कार्य क्रियाकलाप को सही ढंग से कर ले, वो सामान्य बच्चा है। अच्छे से बोल ले, अच्छा से काम कर ले, किसी का बात सुन ले, ओबीडियंट हो, उसे हम कहेंगे सामान्य। अगर कोई किसी को कुछ कहे, किसी स्टूडेंट को, और वो ना माने, यानी वो सामान्य से भिन्न है। और कोई व्यक्ति किसी स्टूडेंट को ये कहे कि सुनो ये टास्क है, ये पूरा करके कल आना, वो क्या करता है, उसे जितना काम दिया गया तो उसका 5% करता है, 100% नहीं करता है, उसको क्या कहेंगे? सामान्य से कम, यानी सामान्य से वो क्या है? भिन्न है। यानी तब केस क्या है? केस क्या हुआ तब? जो सामान्य से भिन्न है, यानी या तो वह अधिक काम करता है, अधिक कर गया, या फिर कम कर गया, वो क्या हुआ? केस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एजुकेशन में क्या है? या तो जो गॉड गिफ्टेड है वो केस है। गॉड गिफ्टेड किसको बोलते हैं? वेरी इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो क्या है? केस है। वो क्या है? केस है। और जो स्लो लर्नर है वो क्या है? केस है, क्योंकि वो जब वो पूरा काम सही समय पे नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी केस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा। एजुकेशन में केस का मतलब अलग है ना, क्योंकि आप क्या करते हैं, इस मामले पर उस पर स्टडी करते हैं कि क्या कारण है कि कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो बाकी बच्चों को कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाए, उस पर स्टडी की जाती है, इसीलिए वो केस स्टडी है। अगर कोई स्लो लर्नर है तो वो स्लो लर्नर को कैसे हम उसके कारणों को खोज करके उसे हम सामान्य बना सके, है ना, यानी उसका अपलिफ्टमेंट कर सके। लर्निंग प्लान, प्लान जो है ना बहुत है, डिफरेंट टाइप के प्लान्स होते हैं। प्लान का मतलब योजना, है ना। ये है, ये लेसन प्लान नहीं है। मतलब आप लोग शायद सुनेंगे, सुनने को आपको मिलेगा, जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है जो आपको मैंने सेंड किया है, शेयर किया है, उसमें जो लेसन प्लान होगा, लर्निंग प्लान यहीं पे आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना। लर्निंग मतलब सीखना, तो लर्निंग प्लान यानी सीखने की योजना। देखिए, लेसन प्लान और लर्निंग प्लान में अंतर क्या है? लेसन प्लान में क्या करता है, एक टीचर या फिर आप जैसा
ट्रेनी क्या करते हैं, उसको अपनी सुविधा के अनुसार ड्रॉ करते हैं। कायनात है ना, यानी तुम जब अपने अनुसार एक क्लास के अंदर कैसे पढ़ाओगे, अगर वो तुम बनाती हो तो वो क्या हो गया, लेसन प्लान। लेकिन सीखने की योजना में क्या है, सीखने की योजना न्यू कॉन्सेप्ट है ये, है ना, जिसमें आप क्या करते हैं, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर, जब आप क्लास 1-2 बार चले जाते हैं, बच्चों को आप देख लेते हैं, स्टूडेंट को आप देख लेते हैं, यानी उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कैसा है, उसका मेंटल लेवल क्या है ना, जब आप उसको परख लेते हैं, आइडिया हो जाता है कि हाँ करेंगे, जब आप उसके अनुसार प्लान को ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएगा सीखने की योजना, लर्निंग प्लान। इसका जो 50 मार्क्स का टोटल है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, स्कूल डायरी के लिए 5 मार्क्स हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए 10 मार्क्स हैं, स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए 10 मार्क्स है, स्टूडेंट टीचर डायलॉग के लिए 10 मार्क्स है, केस स्टडी के लिए 5 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, लर्निंग प्लान के लिए 10 मार्क्स है। टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो 50 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें एक संख्या बढ़ जाता है, जो की पॉइंट्स है एक बढ़ जा रहा है। सेम अगर हम एक्सटर्नल असेसमेंट को ले लें तो 8 हो जाता है, लेकिन 7 पॉइंट्स ही लेके चले, क्योंकि वो आपको इंटर्नशिप में करना है। एक्सटर्नल असेसमेंट अलग है, वो लास्ट में एक एग्ज़ाम होती है कॉलेज के अंदर, जो बाहर से एक्सपर्ट आते हैं वो करते हैं। स्कूल डायरी समझ गए कॉन्सेप्ट इसका, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड हुआ है सेकेंड पॉइंट में, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में एक पीयर ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है। सेकेंड ईयर में क्या है कि जब आप पढ़ाएंगे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में जब आप पढ़ाएंगे तो आपका जो साथी आपके लैब स्कूल में गया है वो आपको पढ़ाते हुए देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा। पहले था कि आप फर्स्ट ईयर में आप वहाँ के टीचर को ऑब्जर्व करते थे, इस समय सेकेंड ईयर में क्या है, आप पढ़ाएंगे और आपका साथी आपको ऑब्जर्व करेगा, और आपका साथी जब पढ़ाएगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे, इसीलिए वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है। इस टाइम में आप ही को पढ़ाना है, वहाँ के टीचर को पढ़ाने को ऑब्जर्व करना कर सकते हैं। अगर पढ़ा रहा है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं करना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन फोकस ये रहेगा कि हमें अपना टीचिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है और अपने साथी का भी बढ़ाना है, उसको मदद करना है, और वो भी मदद करेगा। जब वो आप पढ़ाएंगे तो वो भी आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको फीडबैक देगा। उस फीडबैक के अनुसार आपने टीचिंग को अगले दिन आप क्या रिफ्रेश करेंगे, उसको अगर कुछ कमियां है उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद है स्कूल ऑब्जर्वेशन, जो हमने बताया कि पूरे स्कूल के प्रांगण में जितने भी स्कूल संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इसके बाद आता है टीचर स्टूडेंट डायलॉग, जो हमने वहाँ पे बताया वही चीज़ है, खाली केस स्टडी नहीं करना है ना, खाली करना है बातचीत करते हुए देखना है, आपको भी बातचीत करना है, क्योंकि बच्चों को जानना है तो आपको बातचीत करना पड़ेगा। केस स्टडी में सिर्फ एक बच्चे पे हम ध्यान देते हैं, समझे। केस स्टडी में क्या करते हैं, हम सिर्फ एक बच्चे पर ध्यान देते हैं, उस एक बच्चे पर स्टडी करके उसकी समस्याओं का हल करते हैं। सेकेंड ईयर में आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, यानी ऐसा काम करना है जिससे पूरे विद्यालय का कायाकल्प हो सके। अगर कुछ समस्या है तो सभी का हित हो सके। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप केस स्टडी कर ली, दोबारा आपको नहीं करना है केस स्टडी, एक बच्चे पे ध्यान नहीं देना है आपको एक एक्शन रिसर्च करना है। एक्शन रिसर्च, उस विद्यालय संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको 1-2 महीने का समय लेकर एक्शन रिसर्च करके उस समस्या को कम करना है, ख़त्म करना है। केस स्टडी में क्या करते हैं, हम किसी बच्चे के ऊपर करते हैं, उस एक बच्चे की समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, या फिर उससे संबंधी जो समस्या उससे परिचित होते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, उस विद्यालय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई एक प्रॉब्लम लेकर आप एक्शन रिसर्च करते हैं। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, तुरंत समस्या लेना है, रिसर्च करना है, कारण ढूंढना है और उसको सॉर्ट भी करना है। बात क्या है, इसे कहते हैं व्यावसायिक आचार संहिता, यानी आपका व्यवहार कैसा हो, क्या आपका कोड ऑफ कंडक्ट, आपका व्यवहार उचित है, क्या आप अपने कलीग का सम्मान करते हैं, क्या आप शिक्षकों का सम्मान करते हैं, क्या संस्थान के नियमों का आदर करते हैं, ये है आपको प्रोफेशनल एथिक्स। इसके बाद इवैल्यूएशन आ रहा है। इवैल्यूएशन के अंदर दो कार्य है, एक है अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा है ब्लूप्रिंट। देखिए दोनों क्या है, मूल्यांकन क्या करता है ना, कि अगर आप इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो जैसे ही आप जाएंगे, आप लोग भी, अब तो सेकेंड ईयर के हो, आप लोग जाओगे
तो जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो बच्चों को क्या करेंगे, सबसे पहले जानने समझने का प्रयास करने के लिए आप एक बार आप मूल्यांकित करके घर पे आके आप 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बनाएंगे। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाकर एक अचीवमेंट टेस्ट लेंगे, परीक्षण करेंगे कि कितनी बच्चे में पूर्व ज्ञान कितना है। क्योंकि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पहले आप जान लेंगे ना कि बच्चों में कितना लर्निंग है, कितना अचीवमेंट है, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आप ब्लूप्रिंट बना के एक अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, तभी आप वहाँ पढ़ाएंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका जो इंटर्नशिप है आधा अधूरा रहेगा। सही से एक्सरसाइज मैंने बता दिया आपको कि एक्सरसाइज क्या है ना। तो वो क्या करना है ना, ऐसी समस्याओं को चिन्हित करके उसके ऊपर एक्सरसाइज करना है। ऐसा एक्सरसाइज के लिए टॉपिक लेना है जिसे आप 2 महीने में कर सके, 2 महीने में, 2.5 महीने में कर सके, पूरा कर सके, यानी कि वो समस्या दूर हो जाना चाहिए, वो एक्सरसाइज। ठीक है। इसके बाद है टीचिंग प्रैक्टिस। हमारे पूरे भारतवर्ष में ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको कहे हैं, जितनी ऊर्जा मैंने लगाई है, जितने मैंने पसीने बहाए हैं, वो सब दरकिनार हो जाता है। ये जो 7 नंबर पे है, सॉरी ना, यही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे घर में अगर 7 बच्चे हों तो माता पिता किसी एक बच्चे को अगर महत्वपूर्ण मान ले, बाकी 6 को कम महत्वपूर्ण माने कि नकारा है, मेरे बुढ़ापे का लाठी नहीं बन सकता, एक ही बन सकता है वो 7 नंबर वाला, तो पता चलेगा कि बाकी 6 महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारे बीएड के TEIs का जो एक रियलिटी है वो यही है कि हम इसी पे ज़्यादा जोर देते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस पे, 50 नंबर पे, लेकिन नंबर उसको 200 का देते हैं, है ना। 50 नंबर रियलिटी वाला काम होता है, बाकी नंबर ऐसे दे दिए जाते हैं। तो रियल में टीचिंग यहाँ पे है, लेकिन टीचिंग जो नया एक बना हुआ है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, उसमें कहा जाता है कि पूरे विद्यालय को जानना समझना जरूरी है। सिर्फ टीचिंग करना महत्वपूर्ण नहीं है, विद्यालय को भी जानना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आप काम करने जा रहे हैं उसके सभी पहलुओं से परिचित होना जरूरी है। इसीलिए वो सब रखे गए हैं 1 2 3 4 5 6, तब जाके आप टीचिंग प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चों का हित हो सकता है, और जो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पूरा हो सकता है। यहाँ पे आप एक क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान के लिए आपको महाविद्यालय में TI में बता दिए जाते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको फॉलो करते हैं और प्लान बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, टीचिंग करते हैं। अभी 60 लेसन प्लान बनाने होते हैं और 60 टीचिंग वहाँ करने होते हैं और अपनी टीचिंग की एफिशिएंसी को सुधार करने होते हैं। तो ये आपके टीचिंग इसमें। और वो जो आप नीचे देख रहे हैं एक्सटर्नल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम, वो होते हैं एंड ऑफ कोर्स। एक्सटर्नल असेसमेंट होता है जो 50 मार्क्स होते हैं। आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आते हैं दूसरे कॉलेजेस से, वो आपको टीचिंग देखते हैं, वाइवा लेते हैं, आपको मार्क्स अलॉट करते हैं। तो यही आपका इंटर्नशिप। तो मैं 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ क्योंकि इवैल्यूएशन भी है यहाँ पे, तो इवैल्यूएशन करूँ जब मेरा कि फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप का टाइटल क्या है, कौन हाथ खड़े करेंगे फर्स्ट? हाँ तुम बताओ, कुलदीप। यस बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ईयर का टाइटल क्या है इंटर्नशिप का? स्कूल। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं तो SIP, गुड। और फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप का टाइटल का SCP। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए। मुझे लग रहा है कि बीएड कोर्स के अंदर, यानी 2 ईयर बीएड कोर्स के अंदर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उसके इंटर्नशिप को एक सामान्य रूप से, मैं ये नहीं कहता कि विशेष तौर पर, एक सामान्य रूप से समझ बन पाया है। कितने की पॉइंट्स है वो समझ पाए होंगे आप, फर्स्ट ईयर में कितने हैं, सेकेंड ईयर में कितने की पॉइंट्स है वो समझ पाए हैं, लेकिन आप सेकेंड ईयर का मार्क्स नहीं समझ पाए होंगे। वो शायद मैंने बताया नहीं है, वहाँ शो हो रहा था, बताया नहीं मैंने। 200 मार्क्स का है। अब पहले साल में 200 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए? गलत, गलत, उसी में लिखा हुआ था। देखिए पहले साल में 50 मार्क्स का है, वो आप सही है। सेकेंड ईयर में 150 का है, ठीक है। अब 50 मार्क फर्स्ट ईयर वाला फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, सेकेंड ईयर ऐड होता है, तो कितने हो गए? 200 हो गए। और 50 नंबर जो है वो एक्सटर्नल असेसमेंट का है, तब टोटल कितने हो गए? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कितने हो गए? 250 मार्क्स, 250। इंटर्नशिप का 200, जिसमें से अगर बाइफर्केट करेंगे तो 50 नंबर हो जाएंगे,
फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 150, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 50 हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल असेसमेंट, जो एंड ऑफ कोर्स पर जो एक्सपर्ट आएंगे वो आपका एग्ज़ाम लेके आपको 50 नंबर अलॉट करेंगे। तो हो जाएंगे कितने 250 मार्क्स। तो ये है टोटल एक समझ, एक सामान्य समझ इंटर्नशिप का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि पूरा 2 वर्ष है समझने के लिए। जो भी ना समझी अगर बनी होगी आपका, तो बीच में बहुत सारे शिक्षक हैं, आपके पेडागोजी टीचर हैं, उनसे समझेंगे, हम लोग से समझेंगे। तो समझ का दौर चलता रहेगा, 2 वर्ष तक चलता रहेगा, 2 वर्ष के बाद भी चलता रहेगा, है ना। तो ना समझी और समझी जो है वो दोनों सिमिलरली साइमल्टेनियसली वो चलती रहती है, और समझ हम अपना विकसित करते रहते हैं। तो धन्यवाद सुनने के लिए आप लोगों का कि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना।